बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपको मालूम है फ़ाइनेंस अब हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन फ़ाइनेंस के अंदर फ़ाइनेंस पढ़ने के बाद असल में आप इन्जॉय करते हैं जब आप फ़ाइनेंस की रिवीजन करते हैं, क्योंकि चीज़ें बाद दफ़ा कोई एक चीज़ कहाँ पढ़ी है, कोई एक चीज़ कहाँ पढ़ी है, फिर आप उसको ज़रा को रिलेट करते हैं कि अच्छा यार ये बातें तो ये हो रही थी, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाती है। जैसे ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ गई तो फिर आपको ये सब चीज़ें बड़ी आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। मसलन इस फाइनेंस के अंदर जब हमने ये सारा कुछ हम पढ़ रहे थे तो हमारा एक बड़ा अहम थीम ये था कि हम इंटरेस्ट रेट पढ़ रहे थे। हमने आगाज़ ही यहीं से किया कि जी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ मनी क्या होती है, फिर इंटरेस्ट रेट की टाइप्स पढ़ी हैं, 2 पढ़ी हैं, कभी मैं फिर इसको लिंक करूँगा तो 3 में कन्वर्ट कर दूँगा। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ी है, एक और इसी के अंदर से जनरेट करेंगे इंशाल्लाह। सिमिलरली जो इंटरेस्ट रेट थे, हमने डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स का जिक्र आता गया स्लाइड्स के अंदर। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट जो अब हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं वो क्या क्या है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का जिक्र आया, अब तो आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं इससे। फिर जनाब अली पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट का जिक्र आया, फिर आगे चले तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का जिक्र आया, फिर इन 3 की आपस में हमने कन्वर्जन भी पढ़ी कि नॉमिनल से पीरियोडिक में कैसे जाते हैं, पीरियोडिक से इफेक्टिव में कैसे जाते हैं, या रिवर्सल इफेक्टिव से पीरियोडिक में, पीरियोडिक से नॉमिनल में। ये भी पढ़ा आपने मेरे साथ। आज हम एक और रेट इन्हीं में से निकालने लगे हैं विच इज़ इक्विवेलेंट रेट। इसको मेन थीम हमारा आज का भी है। और फिर एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, ये काम कर चुके हुए। एक बीच में इक्विवेलेंट को थोड़ा सा लिंक करना है, बाकियों की हम आज बेसिकली रिवीजन कर रहे हैं ताकि थोड़ी चीज़ें और ग्रिप में आना शुरू हो जाए। ज़रा रिकॉल कीजिए आप, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमने किसे कहा था, या इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम भी हमने लिया था। व्हाट इज दैट? कोटेड रेट। यस, कोटेड रेट, ठीक है ना। नॉमिनल रेट और कोटेड रेट। तो जी नॉमिनल रेट असल में क्या था? It is a quoted or stated interest rate per annum on which compound interest calculation is based for a given compounding period. फिर हमने कहा कि इसकी पहचान कैसे होगी, तो हमने कहा कि यार एक लफ्ज़ हमें नज़र आएगा कंपाउंडिंग या कंपाउंडेड, तो यहाँ से कंफर्म हो जाया करेगा कि किस बात का जिक्र हो रहा है, किस रेट का जिक्र हो रहा है, यहाँ से पता चल जाएगा। मसलन हमने कहा जी 12% कंपाउंडेड एनुअली, 12% एनुअल रेट है, और ये उसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है कि कितनी दफ़ा साल में पे होगा, 1 मरतबा। फिर दोबारा लिखते हैं 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ये साल का रेट है। ये रेट 2 हिस्सों में बंटकर पे होगा। अब तो हम समझ गए ना इस बात को पीरियोडिक के साथ। 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये 4 हिस्सों में डिवाइड होके पे होगा। कंपाउंडेड मंथली, ये 12 पार्ट में पे होगा, या डेली पर भी चले जाएं। तो इसको हमने बाद में एब्रीविएट कर दिया था RN के साथ। नॉर्मली क्वेश्चन में आपने देखा था RN ही गिवन होता था और हम RP कैलकुलेट कर लिया करते थे, ऐसे ही चल रहे थे ना। तमाम फार्मूलाज में जो रेट हमने पुट किया वो कौन सा पुट किया? RP पुट किया। RN को कन्वर्ट कर लेते थे। कैसे कन्वर्ट करते थे जी? RN डिवाइडेड बाय CF, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते थे, तो यहाँ से हमारे पास ये रेट आ जाता। बिल्कुल ठीक है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ओके। फिर आ गया पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। इट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर ए गिवन कंपाउंडिंग पीरियड। ये पर पीरियड है, साल का, 6 माह का,
क्वार्टर का, मंथ का, डे का, आवर्स का, किसी भी तरह से हो सकता है। इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास यही फार्मूला था ना, पीरियोडिक रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। इससे हम इसे कैलकुलेट कर रहे थे। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। व्हाट इज कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी? इज द नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी ईयर। कितनी दफा? कंपाउंडिंग का क्या मतलब था? जितना पैसा कमाया था वो हमारे प्रिंसिपल में ऐड हो जाता था, फिर उस पर भी हमें रिटर्न मिलना शुरू हो जाता। यही सोच रहे थे ना शुरू में, फिर उस पर भी हमें रिटर्न मिलना शुरू हो जाता था। कंपाउंडेड, इसको हम कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कह रहे थे। ये साल में एक दफा हो सकता है, सेमी एनुअली 2 टाइम्स हो सकता है, क्वार्टरली 4 टाइम हो सकता है, मंथली 12 टाइम हो सकता है, डेली 365 टाइम हो सकता है, वीकली, इस तरह कुछ भी हो सकता है। ये सारा काम आपने किया। फिर आ गया था अफेक्टिव एनुअल रेट। अफेक्टिव एनुअल रेट, हमने कहा जी कोई कहीं हमें कंफ्यूजन हो रही है, एक बैंक एक रेट ऑफर कर रहा है, कोई करीब रेट, एक बैंक में गए वो कहता है जी 12% कंपाउंडेड एनुअली, दूसरे में गए वो कहता है जी 11.95% कंपाउंडेड मंथली। हम कंफ्यूज हो गए किधर जाएं। हमने कहा यार दोनों का इफेक्टिव रेट निकाल लें, ठीक है ना। तो इफेक्टिव रेट निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या था? आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर सी एफ माइनस 1, ठीक है ना। सी एफ मीन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इन ईयर, अभी देखा हमने। या हमने कहा था एक बाद में हमने अपने फार्मूला को जब किया तो हमने कहा एक और तरीका भी है कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू अगर गिवन हो तो 1/n-1, इस फार्मूले से भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट के नोट्स को देखेंगे तो आपको सवाल नज़र आएगा। इससे भी हमने कैलकुलेट किया था। फिर हमने देखा अच्छा जनाब अली, आर एन से आर पी से आर ई की कन्वर्जन्स कैसे होती हैं, इसके ऊपर हमने बात की। बात समझ आ रही है? ये सारा काम आप करके गए हुए। इफेक्टिव रेट मसलन इफेक्टिव रेट, जैसे एक छोटी सी चले एक्सरसाइज कर लेते हैं। 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मीन साल में 2 टाइम, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इज 2। तो व्हाट इज इफेक्टिव एनुअल रेट? तो इफेक्टिव एनुअल रेट कैसे निकालेंगे? पहले यहाँ से पीरियोडिक निकालें। तो पीरियोडिक कैसे निकलेगा? आर पी क्या हो गया? 6%। तो आर ई क्या हो गया फिर? 1.06 रेज टू पावर 2 माइनस 1। ये भी यही फार्मूला पड़ा ना। देखिए जी क्या आंसर आ गया, 1.06 रेज टू पावर 2 माइनस 1, तो ये आ गया 12.36%। इफेक्टिव रेट यानी अगर 100,000 रुपीज इन्वेस्ट करें, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करें, तो साल में कितने पैसे मिलेंगे? 12,360 मिलेंगे। अच्छा जी, कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो आर पी क्या बन गया फिर? क्वार्टरली, क्वार्टरली मीन साल में 4 मरतबा, तो 3 आ गया। तो अब क्या लिखूं? 1.03 रेज टू पावर 4 माइनस 1, 1.03 रेज टू पावर 4 माइनस 1, तो आंसर आ गया 12.55, 12.55%। यानी अगर पहले वाली जगह पर, जरा तवज्जो करें, अगर पहले वाले बैंक में इन्वेस्ट करता तो अगर मैं 1 लाख रुपया साल का एडवांस इन्वेस्ट करूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? पहला बैंक देगा 12,360 और दूसरा बैंक कितने देगा? 12,550। और अगर कोई बैंक कंपाउंडेड मंथली दे रहा हो तो आर पी इसका क्या निकल आएगा फिर? 12। तो ये कैसे बन जाएगा? 1.01 रेज टू पावर 12 माइनस 1, 1.01 रेज टू पावर 12 माइनस 1, तो ये आ गया 12.682%। बात समझ आ रही है?
एनुअल रेट तीनों बैंक का सेम है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ रहा है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है अफेक्टिवली हमें उतना ही फायदा हो रहा है, उतना ही इफेक्टिव रेट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इफेक्टिव रेट बढ़ता जा रहा है। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। जिस वजह से हमने इसको सारे को थोड़ा रेट्स को रिलेट करना चाह रहे हैं, वो एक छोटी सी एडिशन की वजह से है कि एक रेट हमने और पढ़ना है, विच इज इक्विवेलेंट रेट। इक्विवेलेंट रेट किसी तरह भी एब्रीवेट कर दें, REQ लिख देना चाहिए हमें, ठीक है ना, इक्विवेलेंट के लिए। इक्विवेलेंट इंटरेस्ट रेट आर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट with different compounding periods having same effective rate। बड़ी अहम बात लिखी है। वो कह रहा है, अच्छा पहले मैं थोड़ा सिनेरियो डेवलप कर लूं। इफेक्टिव रेट कई लोगों के देखने की अपने अपने सिनेरियो में, जैसे हमने देखा हमें कहाँ ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, हम उधर चले जाएंगे जहाँ ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। जैसे अभी अगर हम यहाँ देख रहे थे तो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट जहाँ तक अभी मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ हो रहा है, तो हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जाहिर है हमें यहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, इसी तरह बाद दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसी है। अब मैं यहीं से एग्जांपल लेता हूँ। फर्ज किया ये एक बैंक है, कोई भी इसका नाम रख लें, ये एक बैंक ए है, ये एक बैंक सी है। अगर ये बैंक ऐसे ही चल रहे हो तो बैंक ए के सारे कस्टमर स्विच कर जाएंगे बैंक सी के पास, क्योंकि बैंक सी ज़्यादा पे कर रहा है। तो कहीं बैंक भी तो अपने आप को सिक्योर कर रहा होगा ना कि यार मेरा इन्वेस्टर किसी दूसरे बैंक में ना चला जाए। अच्छा, बैंक ए का मॉडल है वो सेमी एनुअली पे कर रहा है, बैंक सी का मॉडल है वो मंथली पे करना चाहता है, लेकिन अभी बैंक सी मंथली पे कर रहा है उसी रेट पर जिस पर बैंक के एनुअल रेट दोनों का सेम है। ऐसा जरूरी नहीं है। बैंक ए कहता है कि भाई आप एक काम करो, आप सेमी एनुअली पे करते रहो, लेकिन ये रेट ऐसा कर दो, इधर तवज्जो रखें, ये रेट ऐसा कर दें कि मेरा कस्टमर बैंक सी ना स्विच कर रहा हो। ज़रा देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ज़रा इसको क्लियर करके आपसे दोबारा बात करता हूँ। देखिए ये दो बैंक थे ना, एक बैंक ए है, एक बैंक सी है। मैंने सी की एग्जांपल ले लिया। अगर तो ये ऐसे ही चल रहे हैं तो बैंक ए का सारा कस्टमर सी को स्विच कर जाएगा, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो जो लोग एफिशिएंट होंगे, जिनके पास इंफॉर्मेशन, दे विल स्विच। यार उधर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं भाई, वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने तो रिटर्न देखना। बैंक ए वाली मैनेजमेंट कहती है, अपने जो फाइनेंस के जो लोग हैं, जो उनके पॉलिसी मेकर हैं, कहते हैं यार भाई ऐसे तो सारा कस्टमर उधर चला जाएगा बैंक सी में, आप क्या कर रहे हो। वो कहते हैं जी फिर हम भी मंथली देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं नहीं यार हमारा मॉडल तो 6 मंथली है, लेकिन आप ऐसा कर दो, इस रेट को चेंज कर दो ताकि जितने पैसे साल में सी वाला कमाता है उतने ही पैसे साल के आप उसको देना शुरू कर दो। हाँ दे दो 6 माह बाद, कोई बात नहीं। कहा यार ये कैसे करेंगे, ढूंढे अब आप कैसे करेंगे। ये बात चाहिए मुझे, ये है मेरा कस्टमर स्विच ना कर जाए, ट्रांसफर ना हो जाए। फाइनेंस ने इसका सोल्यूशन दिया, बुजुर्गों ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा यार इक्विवेलेंट रेट निकालने हैं। इक्विवेलेंट रेट की मैंने बुनियाद डाली। अब आपको दो, अब अच्छा जरा गौर करें, ये अलग से रेट कौन सा था, नॉमिनल है ना। दो ऐसे नॉमिनल रेट जिनका इफेक्टिव रेट बराबर हो जाए उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेट। बराबर जो हो गए, जैसे अभी कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट वैल्यू, कि मैंने साल यहाँ नहीं पैसे दिए वहाँ जाके दूंगा तो कितने पैसे दूंगा तो वो बराबर ही हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए। दो ऐसे नॉमिनल रेट जिनका इफेक्टिव रेट सेम हो जाए, और यकीनन ये दो नॉमिनल रेट क्या होंगे, जिनकी डिफरेंट कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए जरा फिर देखते हैं।
Equivalent interest rate are the nominal interest rate with different compounding period having same effective rate. 3 ingredient आ गए, 3 बातें आ गई. नंबर 1, इक्विवेलेंट रेट नॉमिनल रेट ही होता है. नंबर 2, जिन दो को कंपेयर कर रहे हैं उनकी कंपाउंडिंग डिफर कर रही होती है. ठीक है ना, कंपाउंडिंग जो है उनकी डिफरेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से हम इनको कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं. कंपाउंडिंग में डिफरेंस है. नंबर 3, इनका अफेक्टिव रेट सेम हो गया. इक्विवेलेंट रेट, इसका मतलब ये होगा इक्विवेलेंट रेट होगा तो नॉमिनल रेट ही. पीरियोडिक की तरह उसका नोमेनक्लेचर चेंज नहीं होगा. लिखा हुआ ऐसे होगा 12% कंपाउंडेड एनुअली, 16% कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसी तरह चलेगा. होगा ये नॉमिनली. लेकिन दो ऐसे नॉमिनल रेट जिनका अगर इफेक्टिव निकालें तो सेम आए, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेट. बात समझ गया? दो ऐसे नॉमिनल रेट जिनकी कंपाउंडिंग फर्क है, एक क्वार्टर है एक मंथ है, एक ईयर है एक मंथ है, जिनकी कंपाउंडिंग डिफरेंट है लेकिन इनका इफेक्टिव रेट दोनों का बराबर है. बात समझ आई? इनका इफेक्टिव रेट दोनों का बराबर है. ओके, देखिए जी, एन इंटरेस्ट रेट 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली. अब मैंने जब इतने पोर्शन को पढ़ा तो मुझे फौरन समझ आ गया कि ये मेरा नॉमिनल रेट है. वो कहता है किसके बराबर होगा, क्या रेट रखे. अब आप ऐसे समझो, जो जहां से हमने कॉन्सेप्ट बनाया, एक बैंक 12% सेमी एनुअली दे रहा है, एक दूसरा बैंक है जो कंपाउंडेड मंथली देना चाहता है. वो कहता है भाई वो क्या रेट रख ले कि उसका कस्टमर नुकसान में ना जाए. बात समझ आई? उसका कस्टमर लॉस में ना जाए, वरना तो स्विच कर जाएगा. ए का लॉस में होगा तो बी को स्विच कर जाएगा, बी का लॉस में होगा तो ए को स्विच कर जाएगा. कस्टमर तो एफिशिएंट है ना, वो तो चला जाएगा, जहां उसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा होगा वहां खुद ही चला जाएगा. वो कहते हैं फिर क्या रेट रखें. इसका मतलब 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली का इक्विवेलेंट रेट क्या है. जो इक्विवेलेंट रेट होगा वो खुद नॉमिनल ही होगा. इसका मतलब है इन दो रेट्स, दो ए और बी, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ए और बी, इन दोनों का इफेक्टिव रेट निकालें. ए का तो निकल सकता है ना, 12% कंपाउंडेड एनुअली का इफेक्टिव रेट कैसे निकालूं, 1 + RP. ठीक है ना, या डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको पता ही है. 1 कंपाउंडेड सेमी यानी 1.06 रेज़ टू पावर 2 - 1 इज इक्वल टू. अब कंपाउंडिंग बी का नहीं पता क्या है, 1 + x/12 मंथली रेज़ टू पावर 12 - 1. बात समझ आई है? ओके, तो बाकी काम तो कैलकुलेटर कर लेगा हमारा. 1.06 रेज़ टू पावर 2 - 1 इज इक्वल टू 1 + α(x) डिवाइडेड बाय 12 पावर 12 - 1. शिफ्ट सॉल्व इक्वल. दोनों बैंक ए का भी मैंने क्या निकाल लिया, इफेक्टिव रेट निकाल लिया. बैंक बी का भी क्या निकाल लिया, इफेक्टिव रेट निकाल लिया. ठीक है ना, तो बस बाकी काम कैलकुलेटर कर लेगा. अच्छा देखिए मैंने यहाँ क्या किया, ये पीरियोडिक रेट है ना 6%. ये देखिए
12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वही 6% डिस्प्ले पे आ रहा है ना, ताकि क्योंकि इधर हमने x रखना है और डिवाइड करके नजर आएगा, क्योंकि x इज अननोन ना, तो नॉमिनल रेट को अननोन रख के वहाँ से हमने फिर इसको देखना शुरू किया। तो ये आपका आ जाएगा जी, एक रेट आपके पास आ जाएगा, वहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 11.7। बात मेरी फॉलो कर रहे हैं? क्या हुआ? बैंक बी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर बैंक बी भी 12% ही रेट रख दे तो फिर तो सारा कस्टमर बी के पास आ जाएगा ना। या दूसरे एंगल से कहिए, फिर तो बैंक बी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो कहते हैं भाई कॉस्ट नहीं बढ़ानी, उतना ही रेट दे दो जो बैंक ए दे रहा है। हाँ, बैंक ए का मॉडल सेमी एनुअली है, हमारा मॉडल मंथली है, हमने देना तो मंथली है, ये तो तय है कि हम देना मंथली, फिर क्या रेट रखें कि हमारे इन्वेस्टर को साल में उतनी ही अमाउंट मिल जाए जितनी बैंक ए ऑफर कर रहा है। इसी वजह से थोड़ा सा कम आ गया, 11.71% आ गया। बात फॉलो कर गए? चलें एक और सॉल्व करके दिखाते हैं। एन इंटरेस्ट रेट 10% कंपाउंडेड एनुअली इज इक्विवेलेंट टू कितने परसेंट कंपाउंडेड क्वार्टरली? ये ए, ये भी ए का फैक्टिव 10% एनुअली रखना है पीरियोडिक, 1 + 0.01 रेज टू पावर 1 -1, ये इसका फैक्टिव रेट आ गया। इसका फैक्टिव वही आएगा जाहिर है, एनुअल में आपको पता है जब रेट एनुअल है तो गौर करें, जब रेट एनुअल है तो जो नॉमिनल रेट है वही पीरियोडिक रेट है, जो पीरियोडिक रेट है वही इफेक्टिव रेट है, जो इफेक्टिव रेट है वही इक्विवेलेंट रेट। जाहिर है ये सारा कुछ सेम है ना, क्योंकि पावर 1 आ जाएगी ना, पावर 1 लेने से कोई चेंज तो होगी नहीं। इधर क्वार्टरली है, अब किया 1 + x/4 रेज टू पावर 4 -1। अब बैंक ए दे रहा है कितना? 10% एनुअली, बैंक बी की कंपाउंडिंग ज़्यादा है तो ये 9.65% मंथली भी दे दे तो बिल्कुल बराबर है। इन्वेस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हाँ रेट ज़्यादा है कहाँ कम है, ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। क्योंकि इधर भी 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करें तो साल में 10,000 रुपया आएगा, इधर भी 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करें, हर महीने पैसे आते आते पूरे साल में 10,000 ही आ रहे हो, क्योंकि दोनों का इफेक्टिव रेट आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बात फॉलो कर गया? इक्विवेलेंट रेट, तो इक्विवेलेंट रेट की क्या डेफिनेशन आ गई थी हमारे पास? एक ऐसा दो ऐसे नॉमिनल रेट जिनकी डिफरेंट कंपाउंडिंग है लेकिन उनका इफेक्टिव रेट आपस में क्या है? सेम है। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेट। अच्छा जी, फिर एक बात और पढ़ी थी आपने छोटी सी मेरे साथ, IRR, अभी चंद लेक्चर पहले बात हुई थी। जरा रेट्स की एक जगह डिस्कशन हो रही है इसलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। IRR क्या था? रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। जब हमने कहा था ये क्या है? रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा जी, दूसरा हमने कहा था इंटरेस्ट रेट एट विच NPV ऑफ द प्रोजेक्ट विल बिकेम 0। आपको याद होगा जैसे जैसे हमने कहा था कि अगर हमारी प्रोजेक्ट की डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट बड़ा करें तो NPV क्या होना शुरू हो जाती? कम होती। चलो देखिए, अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाऊं, ये देखिए मैंने क्या किया, ये NPV ले ली, NPV इधर मैंने इंटरेस्ट रेट ले लिया, ठीक है। मैंने देखा कि अगर इंटरेस्ट रेट 0% हो तो मेरे प्रोजेक्ट की NPV का क्या मतलब था? नेट प्रॉफिट जो हम कमा रहे होंगे, दैट इज $400 या रुपीज या जो भी करेंसी। अब इंटरेस्ट रेट आया, बढ़ना शुरू हुआ, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है मेरी NPV कम, ये येलो लाइन आपको दिखा रही है कम, हत्ता कि जब इंटरेस्ट रेट 40% हुआ तो मेरी NPV कितनी हो गई? 0 हो गई, और उसके बाद नेगेटिव होना शुरू हो गई। ऐसे ही था ना, इससे भी हम समझ सकते हैं, जस्ट टू हैव अ बेटर लुक, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। लेकिन
हमने निकालना सीखा था कि नहीं नहीं यार छोड़ें, इससे नहीं, कैसे निकालेंगे जी एनपीवी आईआरआर। हमने कहा यार आईआरआर का फार्मूला है आईआरआर इज इक्वल टू, दो रेट लगा लेंगे, आईआरआर इज इक्वल टू R1 और इस रेट पर NPV1, फिर एक दूसरा रेट लेंगे NPV1 माइनस NPV2 R2 माइनस R1। इस फार्मूले की मदद से हमने कैलकुलेशन की थी और हमने कहा था कि यार यहाँ से IRR ये वाला रेट निकल आएगा, 100% एक्यूरेट नहीं तो मोटा मोटा निकल आएगा, ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि क्या रेट है। फिर हमने एक बात और डिस्कस की थी, जब IRR डिस्कस कर रहे थे हमने छोटी सी बात की थी, कन्वेंशनल कैश फ्लो, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जो AFC लेवल में QM के अंदर जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम कन्वेंशनल कैश फ्लो की बातें करें, नॉन कन्वेंशनल की बातें अभी नहीं करेंगे, CA फाइनल में जाके कभी करेंगे, ये बात भी हमने उस वक्त डिस्कस की। फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले लिया हमने कहा जी एक प्रोजेक्ट है जिसमें पहले साल, अब आज टुडे 5 लाख रुपया हमारा इन्वेस्ट होगा, फिर 2 लाख रुपया में आएगा, फिर 300,000 आएगा, फिर 300,000 आएगा। एग्जामिनर कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट IRR। तब जब हम एग्जाम में बैठे हैं तो यकीनन अगर हमें बाउंड नहीं कोई कर रहा तो हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर से सॉल्व करने का तरीका क्या था? कैलकुलेटर से सॉल्व करने का तरीका था कि जो आउटफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें और जो इनफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें। आउटफ्लो की नेग के साथ नेगेटिव साइन लगा दें, इनफ्लो के साथ पॉजिटिव लगा दें। अच्छा जी, ये तो है ही जीरो, -500,000 प्लस क्यों आया? इनफ्लो की वजह से 200,000 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 प्लस 300,000 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2 प्लस 300,000 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर कैलकुलेटर में पुट कर दें तो आपके पास बराह रास्त IRR आ जाएगा। मसलन मैं करके देखता हूँ, -500,000 प्लस 200,000 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 प्लस 300,000 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2 प्लस 300,000 इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपने फीड कर दी। जैसे इक्वेशन फीड की, अब शिफ्ट सॉल्व इक्वल, तो जाहिर है थोड़ा सा टाइम आपका कैलकुलेटर लेगा, ये आपको एक IRR बता देगा कि जनाब अली इस प्रोजेक्ट का ये IRR है। हमारे एग्ज़ाम में तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, हमें ज़रूरी नहीं है R1 R2, हम पढ़ते हैं सीखते हैं, कहीं यूज़ भी करना पड़ सकता है, क्योंकि समटाइम एग्जामिनर सवाल इस तरह का बना देता है, वो कहता है R1 पर ये वैल्यू है, R2 पर ये वैल्यू है, बताइए जी, तो फिर हम जाहिर है उसी फार्मूला को यूज़ कर रहे होंगे। अभी मैं करके भी दिखाता हूँ। मेन टाइम हमारा कैलकुलेटर जाहिर है थोड़ा सा टाइम लेगा, तो जनाब यहाँ से हम IRR कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास ये है, ईजीएस्ट वे है, इसी से करेंगे, एग्ज़ाम में हम इसी तरह करेंगे। लेकिन हमारे पास दूसरा मेथड मौजूद है, ये आ गया 25.7%। एक और मेथड भी है आपके पास, आप पहले निकालें जी 20% के ऊपर NPV, या आप घर पे कीजिएगा, इसका नाम NPV1 रख दिया। फिर निकालें 30% पर NPV, इसका नाम NPV2 रख दिया, और इसको उस फार्मूले में लगा दें, IRR इज इक्वल टू R1 प्लस NPV1 ओवर NPV1 माइनस NPV2 इंटू R2 माइनस R1। ये फार्मूला भी आता है।
तो रिवीजन में हमें जाहिर है इसी तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है कि एक दफ़ा कॉन्सेप्ट हमारा रिकनसाइल हो जाए, कहाँ क्या पढ़ा था। तो ये भी तो रेट ही था ना। फिर इसी के अंदर एक छोटी सी बात ये भी थी कि अगर थोड़ा सा सिनेरियो ऐसे आ जाए, जैसे मैंने ये सवाल ले लिया, आज पैसे गए हैं आउटफ्लो, ईयर 1 में भी पैसों का आउटफ्लो, फिर इनफ्लो, तो कोई बात नहीं है। हमने तो पहले ही उसूल रखा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या लिखूं फिर, -300,000 -200,000 इंटू 1 + x⁻⁻1 प्लस क्यों आया, इनफ्लो की वजह से, 300,000 इंटू 1 + x⁻⁻2 प्लस 400,000 इंटू 1 + x⁻⁻3 प्लस 200,000 इंटू 1 + x⁻⁻4 इज इक्वल टू 0। खत्म कहानी। बात समझ रहे हैं? ये ओवरऑल एजेंडा था, आप सब कुछ ये पढ़ रहे थे, ठीक है ना। ये वो सब कुछ है जो आप लर्न कर रहे थे, जो आप सीख रहे थे, इसकी मदद से आपने चलना। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो कुछ हमारे पास हमने देखा है, हमने जितने इंटरेस्ट रेट पढ़े हैं अभी तक हमारे सिलेबस में, जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट थे वो क्या थे और उनको हम कैसे लेकर चलेंगे। तो ये 5 बातें अभी तक आपने पढ़ी हैं। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है, इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, यानी इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे पता चलता है, कि ये सब आपको पता चल गया। पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट क्या है, फ़ज़ाइल क्या हैं, पता कैसे चलता है, आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहाँ यूज़ करते हैं, जब आप कंफ्यूज हो, एक बैंक एक रेट दे रहा है, दूसरा दे रहा है, आपको नहीं पता चल रहा कहाँ जाओ, दोनों का अफेक्टिव रेट निकालें, जहाँ से पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं उस बैंक में इन्वेस्ट कर दीजिए। इक्विवेलेंट रेट एक नई बात, एक बैंक एक रेट दे रहा है, एक नया बैंक आया है, वो कंपाउंडिंग चेंज करना चाहता है, लेकिन चाहता है मेरी कॉस्ट वही है जो फलां इदारे की आ रही है, कंपेटिटिव रहने के लिए। अगर मैं ज़्यादा पे करूँ तो मेरे ऊपर बर्डन आएगा, कम पे करूँगा तो मेरा कस्टमर आएगा ही नहीं, मेरे पास लोग क्यों आएंगे। जब इन्वेस्टमेंट का जिक्र हो रहा है तो जाहिर है लोग इसलिए पैसा लगा रहे हैं कि पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, अर्निंग में जाना चाहते हैं। सो ये वो सारा सिनेरियो है, और इसके दरमियान में IRR आ गया। तो जनाब अली आप ये 5 इंटरेस्ट रेट पढ़ चुके हैं, आपकी ग्रिप में होने चाहिए। MCQs में छोटे छोटे सवाल इसी में से बन जाते हैं, इसकी कन्वर्जन उधर, उसकी कन्वर्जन इधर। एक जगह देखिए, हम पढ़ते हुए हमने एक जगह नहीं पढ़े, ये हर चीज़ अपने अपने टाइम पर आ रही थी, क्योंकि एक फ्लो में, एक ख़ास सीक्वेंस में हमें फाइनेंस पढ़ना था ना। लेकिन अब रिवीजन में हम एक जगह लाकर चीज़ों को कंपैरेटिव टर्म में देख रहे हैं कि कहाँ क्या चीज़ पड़ी है, कैसे पड़ी है, ताकि बात हमें ज़्यादा अच्छे अंदाज से समझ आए, हमारी ग्रिप क्रिएट हो। इसलिए भाई अब पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है ना। देखिए, जब आपने CA ज्वाइन किया है ना, आप याद कर ले, मैं आज छोटी सी, चले आज हैं 2-3 मिनट, एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करता हूँ। आप याद कीजिए, ये वही प्रोफेशन है ना, जब आपने ज्वाइन किया तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे यार ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं होता भाई, ये ना करें, ऐसा ही है ना, आपको मालूम। लेकिन आपने कहा कि नहीं यार हम करके दिखाएंगे। लेकिन उस करके दिखाने में अब 2 बातों को, अब आप काफ़ी सारा प्रोफेशन आगे जा चुका है, आप 2 बातों को तो सेकंड खुद ही करेंगे, ईमानदारी से बताइए, क्या ये एक बहुत मुश्किल प्रोफेशन है? क्या आप कोई ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो समझ ही नहीं आते, यार पता नहीं कौन आएगा, पता नहीं किस दुनिया की बातें हो रही हैं, ऐसा कहाँ होता है? नहीं, आप बड़ी बुनियादी चीज़ें पढ़ रहे हैं, और चीज़ें वो पढ़ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी के साथ अटैच हैं, इधर उधर आपको नज़र आ रही हैं। यकीन जाने, मुझे ये बात कहने दें, CA का ये वाले कोर्सेज़ में जहाँ अभी आप पढ़ रहे हैं, ये कहीं आसान है। आपकी AFC जो है FSC से भी ज़्यादा ईजी है। बस एक मसला है, आप अपने दिमाग में सवार कर लेते हो कि ये बड़ा मुश्किल है, और फिर पढ़ते नहीं हो, सिर्फ परेशान रहना शुरू कर देते हो। जितना आप कभी FSC में पढ़ते थे ना, आप सिर्फ उतना पढ़ते जाइए। वो बच्चे जिनके
70% अबव मार्क्स हैं FSC में, 75% हैं। जितना ये बच्चे पढ़ते थे ना, बस अगर आप उतना पढ़ लें तो आपको CA में कोई फेल नहीं हो कर सकता। लेकिन आपको रेगुलरिटी चाहिए ना। प्रॉब्लम आया, अब आप रेगुलर नहीं होना चाहते, आप किसी दिन पढ़ लेते हो, किसी दिन नहीं पढ़ते हो। ऑनलाइन क्लासेस में आप वैसे भी सोचते हो अच्छा यार सुबह पढ़ लूँगा, अच्छा यार दोपहर को पढ़, अच्छा चलो मैं कल 2 लेक्चर इकट्ठे ही ले लूँगा। हरगिज़ ऐसा ना करें, रेगुलरिटी में आए। आपने वो प्रोफेशन ज्वाइन किया, आपने करके दिखाना है ना। शुरू में मैं बहुत सारी दफ़ा आपके साथ बात हुई होगी, या जो मेरे सोशल मीडिया की वीडियोस आपने बहुत बच्चों ने देखे हैं। अब देखिए, मैं हमेशा आपसे एक बात कह रहा हूँ, हमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। हमें कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? रोज़ाना 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 एक रूटीन रिक्वायर्ड है आपका बेटा। आपको दुनिया की कोई ताकत चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से नहीं रोक सकती, सिवाय आपका अपना बिहेवियर। हाँ, आपके रास्ते की रुकावट बन सकता है, बड़े आराम से आप अपने ख्वाब चिकनाचूर कर सकते हैं अगर आप खुद ही अपने रास्ते की रुकावट है। कोई शख्स आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से नहीं रोक सकता। कंसिस्टेंट हो जाएं, मेहनत करें, कोई रास्ते में रुकावट नहीं है। आप कंसिस्टेंट नहीं हो रहे, मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप खुद सबसे बड़ी रुकावट हैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के रास्ते में। इसलिए बेटा एफर्ट लगाएं, सही डायरेक्शन में लगाएं। कॉन्सेप्ट्स की गेम है, हमारा प्रोफेशन ज़्यादा कॉन्सेप्ट की गेम है। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ये थोड़ा सा सिलेबस है, थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, आपने पास हो जाना है, आपको कोई नहीं पास होने से रोक सकता। तो इंशाल्लाह ज़रा मोटिवेटेड रहें, ज़रा एनर्जेटिक रहें और रोज़ का काम रोज़ करते रहें। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हुई है ना ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, इसको अपना ड्रॉबैक ना बना लें, इसको तो स्ट्रेंथ बनाना था कि यार कोई बात नहीं है, किसी दिन कोई थोड़ा बहुत 19-20 हो गया तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन रोज़ाना ही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि सुबह उठें सोचें दोपहर को लेक्चर सुन लूँगा, दोपहर को सोचें शाम को सुन लूँगा, शाम को सोचें कल 2 इकट्ठे ही सुन लूँगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब नहीं है। ये कभी वन ऑफ ऐसा हो गया तो ये वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप मेरी फिजिकल क्लास में बैठे होते या मैं आपसे लाइव सेशन कर रहा होता और आपकी लाइट चली जाती तो आपका लेक्चर मिस हो जाता। ये वो फ्लेक्सिबिलिटी है। या आप कभी मेरे पास फिजिकल क्लास में होते, आपको कोई बहुत ज़रूरी काम आ जाता, खुदा ना खास्ता आप बीमार हो जाते, आपकी फैमिली में कोई शादी होती, कोई फंक्शन होता, आपको छुट्टी करनी पड़ जाती, ये वो फ्लेक्सिबिलिटी है। बस इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करें इसकी। ये रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि सुबह उठें तो सोचें अच्छा यार पढ़ ही लूँगा ना, अच्छा कोई बात नहीं है करता हूँ। ऐसा हरगिज़ ना कीजिए बेटा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। अब आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही कर दिखाना है इंशाअल्लाह ताला। वो जो सब लोग कहते थे ना आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, होगा नहीं, बड़ा मुश्किल है, आई कैप पास नहीं करता, यही तो सब मिथ्स हम तोड़ने के लिए आए हुए हैं और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के दिखाना है खुद को। तो इंशाअल्लाह ताला जी मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि आप ये सारी बातों को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। बड़े दिन के बाद मैंने आपसे कोई ऐसी बात की है ताकि ये ना हो कि कहीं आप डी ट्रैक हो रहे हों, क्योंकि इस प्रोफेशन में खुद को संभाल कर रखना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, बार बार अपने किए हुए, अपनी ही ज़ात के साथ किए हुए अहद पे कायम रहना कि यार मैं करके दिखाऊंगा भाई, कोई नहीं मुझे रोकेगा, आज मैं अब करके दिखाऊंगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने लाइफ में एजुकेशनल सक्सेस बहुत ज़्यादा एंजॉय ना की हुई हो। ये प्रोफेशन आपको वो सक्सेस देगा, आपको आपका मकाम देगा। लेकिन सारे के लिए कोई दुनिया में चीज़ फ्री नहीं है ना। यू हैव टू पे समथिंग, तो यू हैव टू पे योर रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, योर हार्ड वर्क, एंड दीज ऑल थिंग विल अल्टीमेटली पे टू यू। गॉड ब्लेस यू जी, अल्लाह ताला आपको खुशो खुर्रम रखे और आप एफर्ट लगाते रहिए और साथ साथ क्लासेस की तैयारी करते रहिए। इंशाल्लाह इससे आगे मुलाकात होगी जी।